brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स, नाम याद रखना। कर्नल सोफिया के ऊपर दिए गए विवादित बयान विजय साखवे ऊपर भारी पड़ रहे हैं। अदालत ने आज उनके ऊपर जो एफआईआर करने के आदेश दिए थे उस पर भी कड़ी टिप्पणी की है और महाधिवक्ता जी ने उसके बारे में बताया उनको कि किस तरह के उनने आदेश का पालन किया, उसके बावजूद बहुत नाराजगी जाहिर की है। आइए कुछ वकील हैं हमारे साथ, वरिष्ठ अधिवक्ता जी हैं रामेश्वर जी, इनसे पूछते हैं क्या लगता है सर कि आज कोर्ट ने क्या कहा है, क्या बात पे नाराजगी जाहिर की है? देखिए, जो माननीय न्यायालय द्वारा कल 14 तारीख को विस्तृत आदेश किया था और 4 घंटे के अंदर एफआईआर दर्ज करने और उसकी कंप्लायंस रिपोर्ट हेतु आज मामला सूचीबद्ध किया गया था, तो महाधिवक्ता द्वारा एफआईआर पेश की गई। एफआईआर को माननीय न्यायालय ने परिशीलन किया और उसमें जो कंटेंट्स पाए उसको लेकर के महाधिवक्ता और मध्य प्रदेश शासन को कोर्ट ने आड़े हाथों लिया और फटकार भी लगाई कि आपका प्रशासन किस हिसाब से काम कर रहा है। मतलब ये बड़ा दुखद है। जो धाराएं इसमें लगाई गई हैं वो धाराएं कैसे एप्लीकेबल हो रही हैं, वो तथ्य, वो सरकमस्टेंसेस एफआईआर में कहीं लेख नहीं किया गया है। कोर्ट ने तो यहाँ तक बोल दिया कि आपने जानबूझकर इस प्रकार की एफआईआर लिखी है ताकि ये 482 में क्वेश हो जाए। देखिए, कोर्ट ने तो ये बोला था ना कि जो धाराएं दी वो एफआईआर में दर्ज है, फिर किस बात के ऊपर नाराजगी जाहिर की? जब जो कोर्ट ने बोला एफआईआर ने जिस धाराओं का बोला वह धाराएं लगा दी गई, उसके बावजूद भी कोई ड्राफ्टिंग को लेके क्या बात हुई? देखिए, जो धाराएं उसमें इम्पोज की गई हैं, क्योंकि माननीय न्यायालय ने स्वतः अपने आदेश पत्रिका में उन धाराओं का पूरा डिस्क्रिप्शन लिखा था कि कौन कौन सी धाराएं, इनके कृत्य को देखते हुए कौन कौन सी धाराएं इसमें एप्लीकेबल है, तो उन धाराओं को केवल लिख देने से एफआईआर नहीं होती है या एफआईआर जस्टिफाई नहीं की जा सकती है। वास्तव में जो आरोपी है उस आरोपी का कृत्य पूरा एफआईआर में डिफाइन किया जाता है, उसके अनुसार, उस कृत्य के अनुसार फिर वो धाराएं, माने जो कृत्य है वो किन धाराओं के इंग्रेडिएंट्स में अपराध बनता है, वो धाराएं इम्पोज होती हैं। क्योंकि हमारा भारत का जो कानून है ये वास्तव में पिजन होल थ्योरी पर आधारित है। पिजन होल थ्योरी मतलब, उसको हिंदी में बोलते हैं कबूतर खाने का सिद्धांत, कि उसका एक्ट यानी जिस खंड में एक निश्चित माप का होता है उसमें केवल एक ही कबूतर बैठ सकता है, दूसरा नहीं बैठ सकता। ठीक उसी पैटर्न पे हमारा कानून है कि जो एक्ट है उस एक्ट को लेकर के एक पार्टिकुलर सेक्शन उसमें इम्पोज की जाती है, उसमें उस एक्ट को डिफाइन किया गया है कि इस प्रकार का जो एक्ट होगा वो उस धारा के इंग्रेडिएंट्स में ऑफेंस होगा। तो वो सारी चीजें पूरी एफआईआर में एब्सेंस हैं। महाधिवक्ता महोदय ने इसमें काफी डिफेंड किया और कोर्ट को कन्विंस करने का प्रयास किया कि इसमें साहब आपका आदेश भी लगा है, पेपर कटिंग्स भी लगी है। इसमें भी कोर्ट ने बहुत नाराजगी व्यक्त की कि भाई आप इस प्रकार से एफआईआर लिखते हो, यदि आप काबिल नहीं है तो फिर मैं स्पेशल एजेंसी अधिकृत कर लूंगा और स्वयं मॉनिटर करूंगा इस मामले को लेकर के, और इस मामले को कल प्रायोरिटी पे टॉप ऑफ दी लिस्ट में सूचीबद्ध किया गया है। और आज माननीय न्यायालय ने जो आदेश दिया है कि इस एफआईआर में आप सुधार करिए और वास्तव में एफआईआर में जो आपने धाराएं लिखी हैं वो पूरा एक्ट इसमें डिफाइन करिए आरोपी का। देखिए, और भी वकील हमारे साथ खड़े, उनसे पूछते हैं जो धाराएं लगी है, ये धाराएं का एक्चुअल क्या है, कि कितनी कठिन धाराएं हैं, क्या इसमें जमानती धाराएं कि क्या है, ये पूरा आपसे जानकारी। और जो अब ड्राफ्टिंग होगी क्या उसमें धाराएं बढ़ भी सकती है क्या? जो धाराओं पर माननीय उच्च न्यायालय ने कैबिनेट मंत्री विजय शाह जी के ऊपर एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया था, वो गंभीर प्रकृति के अपराध को देखते हुए देशद्रोह तक की स्थिति निर्मित करने वाले जो अपराध उनके हुए हैं कि एक कर्नल के ऊपर उन्होंने जो गलत बयानी की वो देशद्रोह के स्तर का मामला है, उस पर उन्होंने धाराएं निश्चित करके एफआईआर करने का निर्देश किया था। परंतु
वहाँ के सक्षम अधिकारियों ने डीजीपी साहब के निर्देश पर जो काम करना था उन्होंने डिटेल एफआईआर नहीं लिखी, केवल औपचारिक रूप से 2 लाइन की एफआईआर करी थी। डिटेल एफआईआर नहीं लिखी, पर धाराएं जो कोर्ट ने बोली थी वह तो लगाई गई है। तो ये धाराएं का क्या है? ये धाराएं क्या जमानती हैं? ये क्या है? अगर आम दर्शक को कैसे पता लगेगा ये धाराएं कौन सी है, और क्या धाराएं बढ़ भी सकती हैं क्या? देखिए, धाराएं जो लगाई हुई हैं, केवल धारा लगा देने से जमानती अजमानती वाला प्रश्न नहीं होता है। वास्तव में जो धाराएं लगाई गई हैं, क्या उस टाइप का एक्ट आरोपी ने किया है? जब कोर्ट में जमानत के लिए मामला जाता है तो सर्वप्रथम कोर्ट एफआईआर का ही परिशीलन करती है और एफआईआर की लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड कोर्ट उसको पढ़ती है और देखती है कि जो धाराएं इम्पोज की गई हैं वो प्रॉपर हैं कि नहीं है। जो एफआईआर में इन्होंने डिस्क्रिप्शन लिखा है वो अकॉर्डिंग उन धाराओं के इंग्रीडिएंट्स में इबारत नहीं लिखी गई है। इससे माननीय न्यायालय बड़ी क्षुब्ध हुई है। और रही बात जो धाराएं लगाई हैं, तो वो धाराएं अजमानतीय हैं और नॉन कंपाउंडेबल है। आजीवन कारावास तक की सजा उसमें हो सकती है और जो 7 साल से कम नहीं होगी, इस नेचर की धाराएं लगी हुई हैं। लेकिन उन धाराओं के अकॉर्डिंग एफआईआर में इबारत नहीं है। देखिए, एफआईआर में और भी लोग हैं, तो जो धाराएं लगाई गई हैं उससे क्या जो मंत्री जी को क्या इस्तीफा देना पड़ सकता है? क्या क्या कहता है कानून? संवैधानिक पद पर बैठे हुए मंत्री जी को सबसे पहले तो प्रदेशवासियों के, जनता के हित की बात करनी चाहिए। हमारा जो सैन्य बल है, जो हमारी देश की सुरक्षा है, वो सैन्य बल के हाथ में है। और निश्चित तौर पर जो हमारे सैन्य अधिकारी के द्वारा जो प्रयास किया गया उसकी मैं प्रशंसा करता हूं। और जो विजय साहब के द्वारा, मंत्री जी के द्वारा जो असभ्य भाषा का प्रयोग किया गया है वह निश्चित ही निंदनीय है और मैं निंदा करता हूं। और उनके ऊपर जो एफआईआर होनी चाहिए नियमित तौर पर, और उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए, मंत्रिमंडल से बर्खास्त करनी चाहिए और विधानसभा से भी उनको बर्खास्त करनी चाहिए। राज्यपाल को यह शक्ति प्राप्त है कि उन्हें तत्काल एफआईआर होने के बाद ही विधानसभा से सदस्यता निरस्त की जाए और मंत्रिमंडल से इस्तीफा लिया जाए। देखिए, मैं आपके बार बार यही पूछना चाह रहा हूं कि जो एफआईआर की गई है, अब इसमें बदलाव होने की बात आई है। क्या एफआईआर में बदलाव किस तरह का होगा, अगर होगा तो, और क्या धाराएं बढ़ेगी क्या? देखिए, धाराएं बढ़ने घटने का प्रश्न तब होगा जब एफआईआर में उस हिसाब की पूरी इबारत होगी, फिर उसमें देखा जाएगा। चूंकि धाराएं कोर्ट ने स्पेसिफाइड कर दी हैं, तो धाराएं बढ़ सकती हैं लेकिन घटेंगी नहीं। और इसमें जो एफआईआर में संशोधन होगा, हो सकता है कि कल महाधिवक्ता कार्यालय द्वारा उसमें संशोधित एफआईआर पेश की जाए और उसके बाद कोर्ट का देखिए आदेश क्या होता है, क्योंकि कोर्ट तो अभी स्वयं मॉनिटर कर रही है। और वास्तव में जो कृत्य है ये बहुत ही गंभीर प्रकृति का कृत्य है और इनको तो एफआईआर दर्ज करने के तत्काल बाद मंत्री पद से अलग कर देना चाहिए था और अरेस्ट करके इनको जेल भेजने की भी कार्रवाई की जाना चाहिए थी। लेकिन वो सब नहीं की गई क्योंकि वो सत्तारूढ़ पार्टी के। तो आप ये मानते हैं कि कोई ने एफआईआर जानबूझ के इस तरह लिखी गई है? क्या लगता है आपको, एक कानूनी तौर पे क्या लगता है? देखिए, ये जानबूझकर एफआईआर इस हिसाब से लिखी गई है क्योंकि जो पुलिस प्रशासन है, पुलिस प्रशासन उतना फ्री हैंड काम तो नहीं करता, ये मालूम है। और फिर मंत्री के खिलाफ एफआईआर, इवन कोर्ट ने लाइन टू लाइन, कल लगभग 7-8 पेज का आदेश, उसको आप पढ़ेंगे तो एक एक कृत्य कोर्ट ने डिफाइन किया है और उस हिसाब से उन्होंने उस धारा की परिभाषा भी लिखी है और मंत्री जी का एक्ट भी उसमें उल्लेखित किया है। इसके बावजूद भी इन्होंने एफआईआर उस हिसाब से नहीं की, तो हमारा पुलिस प्रशासन का किया गया कृत्य भी वास्तव में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि कोर्ट के आदेश के बावजूद भी एफआईआर जैसी होना चाहिए थी वैसी नहीं की गई है। देखिए, अब हाई कोर्ट का मामला था, पर यह मामला अब कल सुप्रीम कोर्ट जा रहा है, तो इससे हाई कोर्ट के मामले में क्या फर्क पड़ेगा कानूनी तौर पर? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में आरोपी द्वारा एसएलपी फाइल की गई है, आज उसमें मेंशनिंग भी की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिफ्यूज कर दिया है सुनने से और इस मामले को कल सूचीबद्ध किया गया है।
तो माननीय सुप्रीम कोर्ट मुझे नहीं लगता है कि इस स्तर पर इंटरफेयर करेगी, क्योंकि कल भी माननीय हाई कोर्ट द्वारा ये स्पेसिफाइड कर दिया गया था कि जो इस न्यायालय के संज्ञान में मुद्दे आए हुए हैं उन मुद्दों को लेकर के ये धाराएं बनती हैं। महाधिवक्ता ने 3 दिन का समय सुनवाई के लिए मांगा था, तो कोर्ट ने बिल्कुल फ्रैंकली कहा था कि भाई आपकी एजेंसी है, इन्वेस्टिगेशन करेगी, एविडेंस कलेक्ट करेगी और ये पाएगी कि भाई कोई मामला नहीं बनता है तो आप खात्मा पेश कर सकती है। लेकिन इस स्टेज पे पूरी ट्रायल का कंक्लूजन निकाल दिया जाए तो ये तो मतलब हमारा कानून परमिट नहीं करता है। और जहाँ तक वही रही बात सुप्रीम कोर्ट की, तो मुझे नहीं लगता है कि इस स्तर पर इनिशियल स्तर पर सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर करेगी। और अब देखते हैं कल सुनवाई होगी उसमें। अगली सुनवाई का क्या बोला है कि अब विजय शाह की जो अगली सुनवाई है, जो उनके ऊपर जो मामला आया, तो क्या बोला गया? कल इस मामले को प्रायोरिटी पर टॉप ऑफ द लिस्ट पर सूचीबद्ध किया गया है। कल इस मामले की पुनः हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। ये थे हमारे पास कुछ कानूनविद जो बता रहे थे कि इस मामले में क्या आगे की कार्रवाइयां होगी और किस धारा के अंतर्गत कार्रवाई होनी थी जो नहीं हुई, जिसके कारण हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है। जबलपुर से धीरज शाह, MP तक।